25 जून 1975 की रात को जब इमरजेंसी लागू हुई, कुछ घंटे बाद पुलिस जयप्रकाश नारायण के घर पहुंच गई। वो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक थे। जब उनको उठाया गया तब उन्होंने ये मशहूर शब्द कहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका तात्पर्य, जब वक्त खराब हो तो इंसान की सोच भी उल्टा काम करने लगती है। वो रात सिर्फ इमरजेंसी की शुरुआत नहीं थी, मगर एक शासन के गिरने की घंटी थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसा कोalition बनाया जिससे इंडिया में एंटी कांग्रेसिज्म की जन्म हुई। आज हम जानेंगे कैसे इंडिया की सबसे ताकतवर पार्टी अपनी पावर खो दी और इसका असर आज भी हमारी राजनीति पर कैसे पड़ता है। इंदिरा गांधी के एक कहने पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया और कारण दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। कुछ ही घंटों में बड़े न्यूज़पेपर्स की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन की सुबह का एडिशन प्रिंट ही ना हो सके। सूरज निकलने से पहले जेपी नारायण जेल में थे। उनके साथ मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और 676 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स भी गिरफ्तार हो चुके थे। सुबह के नाश्ते तक भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ और इक्वालिटी जैसे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। सरकार किसी को भी बिना वजह उठवा सकती थी, जितना दिन चाहे जेल में रख सकती थी और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। कोर्ट जाना भी अलाउड नहीं था। और ये सब डिसीजंस ले कौन रहा था? इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि उनके अनइलेक्टेड अनऑफिशियल बेटे संजय गांधी। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। कुछ को टॉर्चर भी किया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। और जब ये तानाशाही अपने अंत को पहुंची, उसने इंदिरा गांधी को नहीं, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया। 21 महीने की खामोशी के बाद अचानक इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी। सब सोचने लगे, क्यों? क्या ये किसी और चाल का हिस्सा था? अपनी पावर का पूरा भरोसा था उन्हें, इसलिए उन्होंने मार्च में इलेक्शंस अनाउंस किए। उन्हें लगा था कि ऑपोजिशन जेल में टूटा और पिछड़ा हुआ कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 दिन के अंदर अपनी पुरानी मतभेद भूलकर राइट विंग जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट्स एकजुट होकर बनाया जनता पार्टी। और जब रिजल्ट्स आए, पूरा देश हिला। जनता पार्टी ने जीती 330 सीट, कांग्रेस सिर्फ 154। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीट्स हार गए। ये था इंडिया का पहला रियल डेमोक्रेटिक पावर ट्रांसफर। मोरारजी देसाई, जो कभी नेहरू से अलग हो गए थे, अब बने इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। उनकी कैबिनेट एक कोलाज थी भारत की राजनीति का। चरण सिंह, किसानों के नेता, डेप्यूटी पीएम बने। अटल बिहारी वाजपेयी, कवि और जबरदस्त ओरेटर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। और जॉर्ज फर्नांडिस, इमरजेंसी के सबसे बड़े विरोधी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने। उन्होंने आते ही काम शुरू कर दिया। शाह कमीशन लॉन्च हुआ ताकि इमरजेंसी के वक्त के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। फिर आया 44th अमेंडमेंट, जिससे फंडामेंटल राइट्स वापस आए और फ्यूचर में किसी भी सरकार के लिए इमरजेंसी लगाना मुश्किल हो गया। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले। जनता पार्टी, जिसे लोग एक उम्मीद की तरह देख रही थी, अंदर ही अंदर गिरने लगी। एकता खत्म हो गई और कुर्सी का खेल वापस शुरू हो गया। और पर्दे के पीछे से इंदिरा गांधी सब देख रही थी और फिर अपनी चाल चली। इंदिरा गांधी ने चरण सिंह से एक डील की। चरण सिंह को पीएम बनाने का वादा मिला, बदले में इंदिरा गांधी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा और जनता एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो गया। चरण सिंह सिर्फ 24 दिन तक टिक पाए। फिर आए 1980 के इलेक्शंस और कांग्रेस फुल फोर्स के साथ वापस आ गई। पर अब पॉलिटिक्स वैसी नहीं थी। देश बदल चुका था। जनता पार्टी चली गई, पर उसने एक नया रास्ता दिखाया। डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक लोग चुप रहने से इनकार करेंगे। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये कांग्रेस की नींव की पहली दरार थी। और ये वो पल था जिसे ना कांग्रेस भूल सकती है, ना भारत। इमरजेंसी ने देश को जगा दिया। लोगों ने सिर्फ कांग्रेस नहीं, दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स को ही रिजेक्ट कर दिया। जब दिल्ली हर डिसीजन ले रहा था, तब दूर के स्टेट गवर्नमेंट्स भी आवाजें उठाने लगी। आंध्र प्रदेश में एक फिल्म स्टार एन.टी. रामाराव स्क्रीन से सीधा पॉलिटिक्स में उतर गए। तमिलनाडु में एमजीआर ग्लैमर के साथ वेलफेयर का नया कॉम्बो लाए। पंजाब में अकाली दल ने अपने हक के लिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन उठाया। असम में स्टूडेंट्स ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। असम गण परिषद जन्मी और 1985 में कांग्रेस को हटा दिया। इमरजेंसी के बाद बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने अपनी जगह बना ली और 34 साल तक पावर छोड़ी ही नहीं। पूरे देश में एक ही बात घूम रही थी, हम दिल्ली के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से चलेंगे। और कांग्रेस वो एक हाई कमांड पार्टी बन चुकी थी जिसका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के ऊपर था, लोगों से दूर।
स्टेट के स्ट्रॉन्ग लीडर्स हटा दिए गए, उनकी जगह दिल्ली के लॉयलिस्ट्स को चुना गया। इस पावर वैक्यूम ने एक नई चीज को जन्म दी, रीजनल राइवल्स, जिनका अपना लैंग्वेज, अपनी प्रेस और अपना पब्लिक कनेक्ट था, जो लोकल लगते थे पर इम्पैक्ट नेशनल था। 1980s के आखिरी दौर में रीजनल पार्टीज ने सिर्फ स्टेट्स को नहीं, दिल्ली तक को चुनाव में झुकने पर मजबूर कर दिया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार तभी बनी जब ये रीजनल प्लेयर्स साथ आए, और 96-98 में तो हाल ये था, सरकार कोalition की भी कोaliशन बन गई थी। बीजेपी और कांग्रेस, अब उन्हें भी घमंड छोड़कर नेगोशिएशन के टेबल पर आना पड़ा। अब पावर सिर्फ नाम से नहीं, लोगों के बीच खड़े होने से मिलती थी। जनता पार्टी के बिखरते ही लोगों ने सोचा गेम ओवर, लेकिन असली गेम तो बीजेपी के नाम से शुरू हुआ था। 1980 में बीजेपी आई, छोटी सी पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में गांधीयन सोशलिज्म के साथ। पर 84 का इलेक्शन उनके लिए एक झटका था, लोकसभा में सिर्फ 2 सीट्स। ये देखकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एलके आडवाणी ने लीडरशिप ली और बीजेपी ने अपना रुख बदला, सॉफ्ट से अग्रेसिव। मंदिरों की घंटी से लेकर रथ यात्रा तक सब कुछ बदल गया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया स्यूडो सेक्युलरिज्म का, और फिर आया अयोध्या। राम जन्मभूमि आंदोलन बीजेपी का नारा बन गया। 1990 में एक रथ निकला, न सिर्फ राम के नाम पे बल्कि एक नए पॉलिटिकल इंडिया के लिए। 10,000 किलोमीटर, हजारों रैलीज और हर चौक पे एक नया नारा, और मंदिर वहीं बनाएंगे। और 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। देश के पॉलिटिक्स का रुख बदल गया। बीजेपी ने सिर्फ इलेक्शन नहीं, एक मिशन शुरू किया था। कांग्रेस जहां डायनेस्टी और टॉप डाउन कंट्रोल में उलझी थी, बीजेपी ने ग्राउंड अप लीडरशिप को प्रमोट किया। स्टूडेंट्स के लिए एबीवीपी, नौजवान युवा मोर्चा, मजदूर भारतीय मजदूर संघ, थिंक टैंक्स और पब्लिकेशन से नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ नेता बनने के लिए सरनेम नहीं, ट्रेनिंग चाहिए थी। यहाँ डायनेस्टी नहीं, डिसिप्लिन था। बीजेपी ने समझा कि अकेला का सफर मुश्किल है और कोalition पॉलिटिक्स में मास्टरी हासिल की। 98 में उन्होंने एनडीए बनाया, एक डाइवर्स अलायंस। अकाली दल से लेकर सोशलिस्ट तक सब इसमें थे। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में इस अलायंस ने 5 साल की स्टेबिलिटी देखी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं था, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। रीजनल लीडरशिप को एम्पावर किया गया। मोदी गुजरात में, शिवराज एमपी में, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। बीजेपी ने एंटी कांग्रेस मूड को एक प्रो बीजेपी मूवमेंट में बदल दिया, और 2000 तक बीजेपी एक ऑप्शन नहीं, मेन कंटेंडर बन गई थी। 2004 कांग्रेस वापस आई। धमाका नहीं था, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट थी। एनडीए के अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट का यूज किया। यूपीए 1 का टाइम स्मूथ था, इकोनॉमी ग्रो की, सोशल स्कीम्स चली और न्यूक्लियर डील भी क्रैक हुआ। फिर आई यूपीए 2 और स्कैंडल्स का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हो गया। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स का बवाल, कोल ब्लॉक एलोकेशंस का घोटाला। अचानक भ्रष्टाचार सिर्फ चाय पे चर्चा का टॉपिक नहीं रहा। सीएजी रिपोर्ट से लूट के एग्जैक्ट नंबर्स दिए, 1.76 लाख करोड़, और हर घर में इसकी चर्चा होने लगी। फिर आई एक आंधी जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया, अन्ना हजारे। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने देश में धमाका कर दिया। सीनियर सिटीजन्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स सबने मिलकर एक आवाज उठाई, अकाउंटेबिलिटी की। व्हाट्सएप और फेसबुक ने ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास किया और सीधा यूथ के पास पहुंच गई। कांग्रेस पर पॉलिसी पैरालिसिस का इल्जाम लगा दिया गया, और मनमोहन सिंह, जो कभी लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते थे, अब वो शांत, मजबूर और कमजोर लग रहे थे। और जब सिस्टम हिल चुका था, एक नया नाम स्टेज पे चढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी। जब राहुल गांधी स्क्रिप्टेड स्पीचेस में अटक रहे थे, उन्होंने लॉन्च किया एक तगड़ा कैंपेन, गुजरात मॉडल वर्सेस डायनेस्टी, चाय वाला वर्सेस नामदार, विकास वर्सेस भ्रष्टाचार। बीजेपी की कैंपेन कोई आम कैंपेन नहीं थी, ये थी एक सर्जिकल, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। कांग्रेस अब भी वही पुराने प्लेबुक्स पर चल रही थी, और इसका रिजल्ट 2014 के इलेक्शंस में बस 44 सीट्स, ऑपोजिशन लीडर बनने लायक भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अंदर से आया, जब अपने ही नेता, जिनमें जनता की आवाज थी, अलग रास्ते चुने। ममता, जिन्होंने बंगाल में एक नई लहर उठाई, जगन, जिन्होंने आंध्रा में अपनी पहचान बनाई, पवार, केसीआर, हिमांता, जो कभी कांग्रेस के सिपाही थे, अब उसी कांग्रेस के कंपटीशन बन गए। जो पार्टी कभी इंडिया को जोड़ती थी, अब खुद को संभालने के लिए जूझ रही थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये थी जेपी नारायण की वार्निंग, और इमरजेंसी ने इस चेतावनी को इतिहास में बदल दिया। एक लाइफ लॉन्ग ऑपोजिशन मूवमेंट खड़ा कर दिया, जिसे कांग्रेस कभी पूरी तरह से हरा नहीं पाई। सिंगल पार्टी से शुरू हुआ सफर आज कई स्टेट्स में पॉलिटिकल इररिलेवेंस तक पहुंच गया। लेकिन असली सीख क्या है?
सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और शायद इसी में देश की असली उम्मीद छुपी हुई है।